हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज जो है देखे थे हम लोग। वाटर केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था, ऑलमोस्ट समझो कि इनर्ट जैसा बिहेवियर था उसका। कुछ ऑक्सीडाइजिंग नेचर के रूप में रिएक्शन थे, कुछ रिड्यूसिंग, एम्फोटेरिक नेचर, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। यह बता रहा है कि वाटर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है नेचर में, इसीलिए वाटर का यूज फ्रीक्वेंटली हम लोग करते हैं बहुत सारे कामों के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के ही जैसा हेवी वाटर। फॉर्मूला इसका D2O, केमिकल नेम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। Here D is the isotope of hydrogen 1H2। जानते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसमें से प्रोटियम जो है ऑलमोस्ट वही एग्जिस्ट करता है, 100 में 99% तो वही है। तो एक जो प्रोटियम होता है जिसका सिंबल ही H होता है 1H1, तकरीबन 99% एग्जिस्टेंस इसी का है, और यह जो है बहुत कम है, अप्रॉक्स 1% के आसपास है। इससे कम थोड़ा बहुत ट्राइटियम वगैरह। तो जो नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वह लिखते हैं H2O, और इसका नाम हम लोग देते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। और यहाँ हेवी वाटर का हो गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो सबसे बड़ा बात किया हेवी वर्ड लगा क्यों, तो एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि नॉर्मल जो वाटर है उसमें जो हाइड्रोजन है वह प्रोटियम वाला है, और प्रोटियम का मास है 1 यूनिट, जबकि यहाँ जो हाइड्रोजन है वह ड्यूटेरियम वाला है जिसका मास है 2 यूनिट। तो यहाँ भारी वाला हाइड्रोजन हुआ ना, इसका 1 इसका 2, तो हाइड्रोजन का मास तो यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है इसका मास ज़्यादा है, तो भारी वाला हाइड्रोजन है, इसीलिए जो इससे वाटर बना हो गया हेवी वाटर। आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो ना, यहाँ से मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 तो हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। लेकिन वही तुम यहाँ निकालोगे तो ड्यूटेरियम का तो 2 है, तो 2 × 2 + 16 तो आ जाएगा ये कितना, 20 ग्राम पर मोल। ऐसा आ गया, समझ रहे हो। तो यहाँ से देखो मोलर मास जो है D2O का अधिक हो गया H2O से, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेवी वाटर। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज कॉल्ड हेवी वाटर व्हाइल हाइड्रोजन ऑक्साइड इज द नॉर्मल वाटर। और बताए कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वह प्रोटियम है और यहाँ जो हाइड्रोजन है वह ड्यूटेरियम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मास ज़्यादा होने के चलते इसको हम लोग हेवी वाटर के नाम से जानते हैं। और यह जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है हेवी वाटर, इसका कंसेप्ट दिए थे यूरे नाम के साइंटिस्ट। कब दिए थे, 1932 में दिए थे। अब बोल रहा है कि यह नॉर्मल वाटर में ही पाया जाता है, लेकिन बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में। बोल रहा है तकरीबन 29,000 लीटर वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, क्या बोले कि तकरीबन 29,000 लीटर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो उसी में 1 लीटर मिलता है हेवी वाटर, जो ऑलमोस्ट 99% प्योर होता है, जो ऑलमोस्ट 99% क्या है, प्योर है। तो क्या हम बोले, समझे बात को, कि जो नॉर्मल वाटर है उसका लगभग 29,000 लीटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तब वहाँ से 1 लीटर तुमको ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलेगा हेवी वाटर, और यह 99% प्योर है। कहने का मतलब कि यह हेवी वाटर अलग से नहीं रहता है। जो नॉर्मल वाटर हम लोग पी रहे हैं, जैसे 1 गिलास नॉर्मल पानी आप पिए तो उसमें एक आध मॉलिक्यूल D2O के भी हो सकते हैं, बाकी सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। तो H2O के साथ ही कंबाइंड फॉर्म में जो है D2O रहता है, और इसको अलग करने के लिए बोल रहा है कि इतना ज़्यादा वाटर का तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तब जाकर के 1 लीटर हेवी वाटर मिलेगा, और ऑलमोस्ट प्योर ही मिलता है वह, ऐसा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें कि यह जो हेवी वाटर है इसके प्रॉपर्टीज क्या है, नॉर्मल वाटर से या कैसे अलग है,
क्या उससे या बेहतर है या उससे खराब है, इन सारी बातों को देखते हैं हम लोग। बहुत कॉमन तो नहीं हेवी वाटर, जानते हैं हम लोग, बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि ड्यूटेरियम का एग्जिस्टेंस जो है वह बहुत ज़्यादा नहीं है। बताया कि हम 99% तो प्रोटियम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, और मात्र 1% है जो वह एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, ड्यूटेरियम के फॉर्म में। तो चूँकि ड्यूटेरियम का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका जो ऑक्साइड है, मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब हेवी वाटर, वह बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की बात करें, अभी निकालें 20 ग्राम पर मोल। उसके बाद डेंसिटी एट 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे, तो 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर से थोड़ा ज़्यादा है। विस्कोसिटी 1.10 सेंटीपॉइज, यह भी नॉर्मल वाटर से ज़्यादा है, उसका 0.86 करके था शायद। मेल्टिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट समझ लो 276.8 केल्विन। वहीं बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है 374.4 केल्विन। नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, इसका 1.4 केल्विन ज़्यादा है। रीजन है मोलर मास अधिक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट 273 केल्विन कितना है, 6.28 किलो जूल पर मोल, उसका 6.0 करके कुछ था, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। उसी प्रकार से स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 373 केल्विन पे, तो 41.61, उसका 40 पॉइंट कुछ था, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -294.6 किलो जूल पर मोल, वाटर का -286 था, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। आयोनाइजेशन कांस्टेंट कि इसका आयोनाइजेशन कितना जल्दी हो सकता है, K ऑफ T2O 1.95 इंटू 10 का पावर -15। और लास्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लास्टली जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह है 78.06, ये थोड़ा कम है, उसका 78.5 था। अब इन डाटाज के आधार पर जो फैक्ट्स हम लोग सामने ला सकते हैं हेवी वाटर के बारे में, वह फर्स्ट कि मोलर मास ज़्यादा है इसका नॉर्मल वाटर से, और मोलर मास अधिक है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा भारी होगा, इसलिए यह कहलाया हेवी वाटर। उसी के चलते इसका डेंसिटी भी ज़्यादा है। वहाँ डेंसिटी था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा था मैक्सिमम, मतलब 277 केल्विन पे। यहाँ मैक्सिमम डेंसिटी होता है 298 केल्विन पे, जिसका वैल्यू है 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी भी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा हुआ क्योंकि मास अधिक हुआ, और अधिक डेंसिटी या मास के चलते या भारी होगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हेवी वाटर। विस्कोसिटी भी ज़्यादा है, उसका 1 से कम ही था। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन समझो, ये जो नॉर्मल वाटर है उससे ज़्यादा गाढ़ा होगा हेवी वाटर, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होंगे तो ज़्यादा गाढ़ा दिखेगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझ, जैसे उसमें आइस का मेल्टिंग पॉइंट था ना, कितना था 273 केल्विन, वैसे यहाँ आइस नहीं बल्कि समझो ये हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड वाला आइस, तो इसका है 276.8 केल्विन, मतलब सब कुछ उससे ज़्यादा ही हो रहा है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब जो सॉलिड D2O है उसको फ्यूज करने में, पिघलाने में 1 मोल D2O को पिघलाओगे तो इतना एनर्जी लगता है, जबकि वाटर में जो है कम ही लगता था, 6.01 के आसपास था, इसमें थोड़ा सा अधिक है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब D2O को जब वेपर में बदलोगे तो 1 मोल D2O को वेपर में बदलने के लिए इतना एनर्जी लगेगा।
उसमें 40.6 था, मतलब वो भी थोड़ा कम था। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब D2O जब बनेगा तो बनने के दरमियान इतना एनर्जी रिलीज होगा -294.6। नॉर्मल वाटर में था कितना -286, तो यह भी ज़्यादा है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब जैसे H2O का आयोनाइजेशन आप ऐसे दिखाते थे ना H+ और OH-, तो ऐसे ही D2O का भी आयोनाइजेशन दिखा सकते हो D+ और OD-। अच्छा, तो यह आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू जो है बहुत कम है। और लास्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था 78.5, इसका 78.06, मतलब इससे थोड़ा कम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम क्या बताए थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रकार का फोर्स ही होता है। प्रत्येक सॉल्वेंट का यह एक प्रॉपर्टी है जो करता क्या है कि किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जितना बड़ा होता है वह सब्सटेंस का उतना ज़्यादा पावर होता है दूसरों के बॉन्ड को ब्रेक करने का, और इसका वैल्यू जितना कम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, मतलब वह उतना कम पावरफुल सॉल्वेंट है। तो हेवी वाटर और वाटर जो है नॉर्मल, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यदि कंपेयर करें तो नॉर्मल वाटर का जो है वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा, मानी वही एक चीज़ है जो ज़्यादा है उसका, और एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा तो जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का हेवी वाटर की तुलना में, यह बता रहा है कि वाटर जो है एक बेहतर सॉल्वेंट है आयनिक सब्सटेंस के लिए, मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स है वे काफ़ी आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे किसमें, वाटर में, एज कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर। अब ये तो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हुए इसके बताए। प्रिपरेशन की बात करोगे तो वही नॉर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस से कुछ हेवी वाटर भी वहाँ से मिल जाता है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हैं नॉर्मल वाटर के जैसा ही, तो उन रिएक्शंस को ज़रा हम लोग देख लेते हैं। हेवी वाटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। होता तो नॉर्मल वाटर के जैसा ही है रिएक्शन इसका। आइसोटोप्स में हम लोग पढ़े हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो जो केमिकल रिएक्शन वाटर के लिए ऑब्जर्व किया गया वही हेवी वाटर के लिए होगा। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के कुछ केमिकल रिएक्शंस की चर्चा करेंगे हम लोग। कई रिएक्शन हैं और बताए कि D2O और H2O में अंतर है केवल इस प्रोटियम और ड्यूटेरियम का। प्रोटियम ड्यूटेरियम एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, एंड आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो रिएक्शंस D2O के लिए ऑब्जर्व किए गए थे वही रिएक्शंस ऑब्जर्व किए जाएंगे H2O के लिए। तो जैसे सोडियम से H2O का रिएक्शन करवाते थे तो क्या बनता था, तो ऐसे रिएक्शन लिखते थे ना 2NaOH + H2। तो सेम होगा D2O के साथ, 2Na + 2D2O तो हो जाएगा 2NaOD + D2। वहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, यहाँ ड्यूटेरियम गैस निकलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। वहाँ इस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड वैसे ड्यूटेरो ऑक्साइड, ऐसा। उसी प्रकार से कुछ बेसिक ऑक्साइड है तो बताए बेस का फॉर्मेशन करता है, तो हो जाएगा CaOD का होल 2, वहाँ OH का होल 2 होता था O2, कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड। उसी प्रकार से सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को जब वाटर में डिजॉल्व करते थे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता था, तो यहाँ हो जाएगा D2SO4, दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरो
डिटेरो सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एकदम याद रखना, एकदम ऐसे ही दे देगा और कंफ्यूज करने के लिए। जैसे रिएक्शन मान के चलो देगा ऐसे Mg3N2 + 6H2O, ठीक। ये रिएक्शन तुमको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया बनेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि H2O ना लिख करके D2O दे देगा। अब तुम्हारा दिमाग तो घूम जाएगा कि D2O क्या है, तो कुछ नहीं है, H के जगह D लिखना है बस, 3MgOD का होल 3 + 2ND3, ऐसा इस तरह से रिएक्शन लिखना है हम लोग को। इसको ड्यूटेरो अमोनिया बोलेंगे, ड्यूटेरो अमोनिया बोलेंगे। तो आइसोटोप्स का केमिकल रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम याद रखोगे। उसी प्रकार से कुछ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस जब करोगे हेवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो 2D2 जो मिलेगा कहाँ, कैथोड पे, प्लस O2 जो मिलेगा कहाँ, एनोड पे। वहाँ हाइड्रोजन गैस मिलता था, यहाँ ड्यूटेरियम गैस मिलेगा। उसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड है, इसको हेवी वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ND4Cl + 4HOD, ये प्रोटियम और ड्यूटेरियम का मिक्सचर हो गया, मतलब ऐसे H+ और OD-, ऐसे हाइड्रोक्साइड आयन तो ड्यूटेरो ऑक्साइड आयन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड था, इसको ड्यूटेरो अमोनियम क्लोराइड पढ़ेंगे हम लोग, नहीं ड्यूटेरो अमोनियम क्लोराइड, जबकि वो नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड था। उसी प्रकार से ये सब समझो एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का है कि H हट करके D आ रहा है, CHCl3 + D2O, तो इस CdCl3 + HOD, ऐसा। हाइड्रोजन हट करके वहाँ क्या आ जा रहा है, ड्यूटेरियम आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का। कुछ हाइड्राइड्स है, जैसे CuSO4 5H2O बताए थे, यहाँ 5D2O हो जाएगा, है कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट के जगह इसको आप क्या बोलोगे, ड्यूटरेट्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट ड्यूटेरेट्स। वहाँ हाइड्रेट था और यहाँ क्या हो जाएगा, ड्यूटरेट्स हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर क्या यह जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, मतलब हेवी वाटर, यह हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? तो यह जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, मतलब हेवी वाटर, यह एक लिविंग बीइंग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदेमंद है? तो पीछे अभी हम लोग देखे फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि जो हेवी वाटर है उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, गाढ़ापन अधिक है, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है प्योर वाटर के तुलना में, जो नॉर्मल वाटर है उसके तुलना में। तो चूंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है और यदि सॉल्वेंट का विस्कोसिटी ज़्यादा हो तो उस सॉल्वेंट में होने वाले रिएक्शंस का रेट स्लो हो जाता है। मतलब जो रिएक्शन हम लोग के बॉडी के अंदर, चाहे वह रिस्पायरेशन रिएक्शन हो या फिर और भी कोई चीज़ का हाइड्रोलाइसिस हो, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं खाते हैं, तो सबका हाइड्रोलाइसिस होकर के वह धीरे धीरे टूटता है ना, और वह हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर वहाँ इन्वॉल्व होना है। तो वाटर का विस्कोसिटी कम है तो उसमें जो रिएक्शंस होते हैं वे फास्ट होते हैं, लेकिन हेवी वाटर है तो इसका देखिए विस्कोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है, तो हेवी वाटर में जो रिएक्शंस होते हैं वे स्लो होते हैं, चाहे वे रिएक्शन कोई प्लांट के अंदर हो चाहे एनिमल के अंदर हो। और चूंकि हेवी वाटर के रिएक्शन स्लो हैं, इसीलिए जो है यह उतना फ़ायदेमंद नहीं है, या बोलो एक प्रकार से नुकसानदेह है। और नुकसानदेह इसलिए यह बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। बोले ना कि एक ग्लास यदि पानी आप पीते हो तो उसमें से प्रोबेबली चांस है कि एक आध मॉलिक्यूल H2O की जगह D2O का हो। सारे तो H2O ही रहेंगे, एक आध मॉलिक्यूल D2O का भी हो सकता है। पूरा का पूरा D2O रह जाएगा तब तो वह डेंजरस है फिर हम लोग के लिए, सारे रिएक्शंस को स्लो कर देगा, खाना जल्दी नहीं पचेगा क्योंकि हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा स्टार्च वगैरह का। समझ रहे हो बात को? तो हेवी वाटर इज इंजूरियस टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, नॉट वेरी बेनिफिशियल। हम लोग के लिए उतना फ़ायदेमंद जो है यह नहीं है हेवी वाटर। यूजेज, कई यूज भी हैं हेवी वाटर का।
तो नुकसान अभी हम बताए इसका कि यह लिविंग बीइंग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को यह स्लो डाउन कर देता है, इसीलिए उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मतलब एक एलिमेंट और प्लांट के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, बावजूद इसके कई यूज हैं। अब मान के चलो कोई रिएक्शन है उसको कंट्रोल करके करना है, मतलब बहुत फास्ट हो जाता है, उसको हम लोग को स्लो करना है। तो वाटर लेने से फास्ट हो रहा था, तो यदि वहाँ हेवी वाटर ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो यहाँ तो फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि हर रिएक्शन को बहुत फास्टली ही किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यदि किसी रिएक्शन के रेट को कम करना हो तो वहाँ वाटर के जगह यदि हम लोग हेवी वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करें तो वह हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, फ़ायदेमंद हो जाएगा। जैसे बहुत सारे रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस जो होते हैं, यूजेज इसका, तो टू स्लो डाउन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, बहुत सारे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हैं जिसको स्लो करना। न्यूक्लियर फिशन मतलब तो काफ़ी वायलेंट रिएक्शन होता है ना, कोई न्यूक्लियस टूटेगा तो हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है वहाँ, और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चूँकि वायलेंट रिएक्शन है तो वैसे रिएक्शन को कंट्रोल्ड मीडियम में किया जाता है और वहाँ हेवी वाटर जो है वहाँ सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ ही बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के मैकेनिज्म को स्टडी किया जाता है, मैकेनिज्म ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म को भी स्टडी करने के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। उसके बाद और आगे आप पढ़ोगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये काफ़ी एडवांस कंसेप्ट है, सब MSc वगैरह का है। तो उसमें भी जो है हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है एज ए रेफरेंस, और साथ ही साथ हाइड्रोजन के जैसा यदि ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन करना हो तो उस ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना था, वैसे ड्यूटेरियम गैस बनाना हो तो हेवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। तो बहुत एडवांस यूज नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ यूजेज हैं स्पेसिफिक जगहों पे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हेवी वाटर का। तो बताए ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो रहेगा वह वाटर का ही रिएक्शन, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए वहाँ वह नॉर्मल वाटर ना दे करके क्या देता है, हेवी वाटर दे देता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिक के भी रिएक्शंस हैं, कुछ ऑर्गेनिक के भी रिएक्शंस हैं जहाँ कंफ्यूज करने के लिए जो है ऐसा करता है। जैसे एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं या पढ़े भी होंगे पहले कि कोई अल्कीन है, इथीन, इसमें जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तो यह बदल जाता है इथेन में, CH3CH3 इथेन में। एग्जाम में क्या करेगा कि वहाँ हाइड्रोजन लिखेगा ही नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा और यहाँ लिख देगा D2 निकेल और छोड़ देगा। अब तुमको लगेगा कि D2 क्या दे दिया, अभी तक तो हम लोग नहीं सुने हैं D2 के बारे में। अरे तो D2H2 एक ही चीज़ है, अलग थोड़े है, बस यहाँ दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन जुड़ करके H3 हो गया, तो यहाँ वैसे ही रह जाएगा CH2D और यहाँ भी हो जाएगा CH2D, बस ऐसा, और कोई अंतर इसमें नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, वही बात है, वही कंसेप्ट है, बस वहाँ प्रोटियम हाइड्रोजन था और यहाँ जो है सो ड्यूटेरियम आ गया, बस। अब आता है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो वाटर which produces लेदर, झाग
विथ सोप सॉल्यूशन रेडियली, तेजी से, इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। बोला वह वाटर जो साबुन का जो सॉल्यूशन है, मतलब जब कपड़ा हम लोग धोते हैं, सिंपली ऐसे समझ लो कि कपड़ा जब हम लोग धोते हैं तो जो उससे झाग निकलता है फेन, तो कभी कदार क्या तुम ऑब्जर्व करोगे कि साबुन रगड़े जा रहे हो लेकिन झाग उतना नहीं आता है। कोई कोई साबुन रहता है कि थोड़ा सा रगड़े तुरंत उससे झाग आने लगा। तो यदि साबुन थोड़ा सा भी रगड़ने से तुरंत झाग आ रहा है, हाँ साबुन रगड़ने से झाग, उसमें जब तक पानी नहीं डालोगे झाग का पता नहीं चलेगा। तो पानी डाले, साबुन रगड़े, तेजी से झाग आ गया, इसका मतलब वह वाटर जो है सॉफ्ट वाटर है। लेकिन पानी डाले, साबुन रगड़े जा रहे हैं, झाग आ ही नहीं रहा है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वह वाटर हार्ड वाटर हो, और दूसरा कि साबुन का क्वालिटी ठीक नहीं हो, दोनों पे डिपेंड करता है। तो उसी के आधार पे वाटर को डिफाइन किया गया है कि वह वाटर जो सोप सॉल्यूशन के साथ आसानी से झाग दे दे, जल्दी से फेन आ जाए, तो वह सॉफ्ट वाटर कहलाएगा, और नहीं आया तो फिर वह जो है हार्ड वाटर कहलाएगा। तो सॉफ्ट वाटर में बहुत ही मतलब प्योर वाटर समझ लो, जैसे डिस्टिल्ड वाटर, उबला हुआ पानी, रेन वाटर, कुआं का पानी, और जो बारिश का पानी है, दोनों में कपड़ा तुम साफ़ करो, बारिश वाला पानी से ज़्यादा बेहतर साफ़ होगा क्योंकि यह सॉफ्ट वाटर है। उसके बाद डी मिनरलाइज्ड वाटर भी होते हैं, डी मिनरलाइज्ड वाटर माने वाटर में जो मिनरल है उसको हटा देना है, डी मिनरलाइज्ड वाटर। तो यह हुआ क्या, सॉफ्ट वाटर की, वह वाटर जो सोप सॉल्यूशन के साथ आसानी से झाग दे दे, वह सॉफ्ट वाटर हो गया। तो इसी प्रकार से डिफाइन करोगे किसको, हार्ड वाटर को। तो क्या लिखोगे, वाटर विच डज नॉट गिव लेदर इजली विथ सोप सॉल्यूशन, विथ सोप सॉल्यूशन, कि वह वाटर जो सोप सॉल्यूशन के साथ आसानी से झाग नहीं दे, इज कॉल्ड हार्ड वाटर, इज कॉल्ड हार्ड वाटर, जो आसानी से सोप सॉल्यूशन के साथ लेदर नहीं दे, हार्ड वाटर। जैसे एग्जाम्पल, समुद्र का पानी, नदी का पानी, कुआं का पानी, वेल वाटर, या फिर नल वगैरह का पानी है, टैप वाटर। ऐसा मतलब जो नॉर्मल वाटर हम लोग यूज करते हैं, नल का पानी हो चाहे कुआं का पानी हो कपड़ा वगैरह साफ करने के लिए, वह हार्ड वाटर है समझो। और वही उसके जगह बारिश का पानी से कपड़ा धो, पानी उबाल करके ही करो तो वह सॉफ्ट वाटर है, और इसमें कम साबुन भी घिसेगा और कपड़ा अच्छे से साफ भी होगा। इसलिए ऑब्जर्व करते होगे कि जब कोई बहुत गंदा कपड़ा हो, काफ़ी दिन से नहीं, या जनरली होता है बेडशीट वगैरह जब हम लोग साफ़ करते हैं तब, तो वैसे कपड़ा को जो है ना जनरली गर्म पानी में साफ़ किया जाता है, क्योंकि पानी को जब गर्म करोगे और गर्म करने की जगह यदि पूरी तरह से उबाल देते हो तो वह हो जाएगा सॉफ्ट वाटर। और उस केस में फिर उसमें डिटर्जेंट डालो या फिर तुम सोप डालो तो उसका जो क्लिनसिंग एक्शन है वह बेहतर हो जाएगा, कपड़ा उसमें जल्दी साफ हो जाता है। तो इसका रीज़न है कि वह हार्ड से किस में बदल जाता है, सॉफ्ट। क्योंकि नॉर्मल कुआं का पानी या नल का पानी तो हार्ड वाटर है, उसको सॉफ्ट वाटर में बदलना है तो उसको गर्म कर लो, उसके बाद तुम उससे कपड़ा साफ करो तो जल्दी साफ होगा और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा उससे तुमको। तो ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर हुए। अब वाटर हार्ड क्यों होता है, या फिर वही वाटर को जब हम लोग हीट कर देते हैं, उसका डिस्टिलेशन करते हैं, मिनरल्स उससे हटा देते हैं, तो वह हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज कैसे हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ड और सॉफ्ट वाटर, थोड़ा बहुत पहले भी इसके बारे में पढ़े ही होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे काउज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि प्योर वाटर जो है रेन वाटर, तो जब बारिश होती है तब तो यही पानी आता है, और ये पृथ्वी पे आते आते फिर हार्ड कैसे हो जाता है। वहाँ से बादल से जब वो पानी गिर रहा है तो ठीक है सॉफ्ट वाटर है, पृथ्वी पे आया, चाहे कुआं में गया, नदी में गया, तालाब में, वहाँ जाने के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्या उसमें है नहीं है, तो इन सारी फैक्ट्स के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।